गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ये आज हम 12th क्लास का जो चैप्टर था, आज हम 12th क्लास का जो पेपर था इसमें वह पाठ करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि जैव विकास में अनुकूली विकिरण का महत्व समझाइए। कि बीगल जहाज से जब डार्विन गैलापागोस द्वीप की यात्रा की थी उसने, उस दौरान क्या है कि उसने अनेक प्रकार की चिड़ियाओं पर अध्ययन किया था, वहाँ पर पाई जाने वाली, जिसकी चोंच का आकार अलग अलग था, है ना। तो डार्विन ने क्या किया था, एक बार बीगल जहाज से, बीगल नामक एक जहाज था, उससे वो यात्रा कर रहा था समुद्र की, गैलापागोस द्वीप पर गया था वो, और वहाँ पे उसने अनुकूली विकिरण का अध्ययन किया था। और उससे ये देखा उसने कि वहाँ पे पाई जाने वाली मनुष्य जाति के कारण उनकी चिड़ियाओं की जो चोंच की आकृति में चेंजेस आ गया था, परिवर्तन आ गया था। मतलब किसी की चोंच लंबी होगी, किसी छोटी होगी, नुकीली होगी, इस प्रकार से चेंज आया था। वहाँ पे भोजन करते थे वो मनुष्य, कैसा भोजन करते थे उसके आधार पर, है ना, क्योंकि वो कुछ भी डाल देते तो वो चिड़िया खाती थी, तो धीरे धीरे वो चिड़िया मांसाहारी हो चुकी थी, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते थे आप। तो यहाँ पे यूँ है कि अनुकूलता से ही मतलब हम समझ सकते हैं कि अनुकूलता का महत्व ये है कि जैसे रेगिस्तान में ऊँट रहता है, ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं, है ना, उसकी कुबड़ होती है जिसमें पानी भर सकता है वो 2-3 दिन 7 दिन तक पिए इतना। तो ये सारी चीज़ें अनुकूल विज्ञान से महत्वपूर्ण है। दूसरा है यदि एक क्षेत्र में सभी सांपों को नष्ट कर दे तो चूहों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत सरल आंसर था, सभी सांपों को नष्ट कर दो तो सांप जिसको खा रहे थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी, पारितंत्र के अंदर असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सहजीवन का उदाहरण सहित समझाइए। तो सहजीवन किसे कहते हैं, तो जो सहजीवन का मतलब साथ में जीवन बिताते हैं उसे सहजीवन कहते हैं। जैसे कि कवक व शैवाल का सहजीवन होता है लाइकेन, कवक व उच्च पादपों के साथ सहजीवन होता है माइकोराइजा। तो ये विशेष प्रकार से ये संबंध होता है। अच्छा, इसमें क्या है, कवक भोजन नहीं बना सकता और यहाँ पे शैवाल के रूट्स नहीं होती तो वो जल का अवशोषण नहीं कर सकते। तो ये दोनों अपोजिट काम कर देते, एक दूसरे के विपरीत कार्य करके एक दूसरे की पूर्ति कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे शैवाल भोजन बनाएगा और कवक को दे देगा, उसी कवक वो खनिज लवण जल का अवशोषण करेगा, पौधे को शैवाल को दे देगा। तो ये चलता है। और वहाँ पे ऊंचे पादपों में और कवकों में क्या संबंध है, तो वो फॉस्फोरस अवशोषित नहीं कर सकती है ऊंचे पादपों की जड़ें, तो वो कवक उसको दे देता है और उसकी एवज में उच्च पादपों से भोजन ले लेता है। तो ये है सहजीवन, कवक और लाइकेन ये वाला। नेक्स्ट है यदि किसी महिला की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा। मतलब अंडवाहिनी है महिला की, उसको अवरुद्ध कर दिया यानी बांध दिया धागे से या काट दिया तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, निषेचन जैसी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि निषेचन होगा ही नहीं, क्योंकि अंडाणु आ रहा है अंडवाहिनी से और कुछ काम है नहीं अंडवाहिनी का, और अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन होता है, तो निषेचन घटनाएं नहीं होगी तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा, है ना, और भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है ये हो गया था, इधर ऊपर आ जाओ वापस, द वाले पार्ट में, ब वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है। ये द्विनिषेचन व त्रिशल्यन को समझाइए। अब द्विनिषेचन मैंने अच्छे से समझाया था, द्विनिषेचन में समझा देता हूँ आपको भी वापस, देख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये ओवरी बना दी मैंने, ठीक है, ये ओवरी बना दिया, ये अंडाशय हो गया। अब यहाँ पे पराग कण आएगा और यहाँ से अंकुरित होगा, पराग नलिका निकलेगी, है ना, ये कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। तो आपको जान होना चाहिए कि जब पराग नलिका निकलती है तो पराग नलिका के अंदर दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक होता है और एक जनक केंद्रक होता है। कितने केंद्रक होते हैं इसके अंदर, एक तो कायिक होता है एक जनक होता है। तो ये दोनों, यहाँ पर एक द्वितीय केंद्रक होता है उससे आके जुड़ेगा एक तो, है ना, और एक अंड कोशिका से जुड़ेगा। तो द्वितीय केंद्रक से जुड़ेगा, ये जैसे बीच में द्वितीय केंद्रक होता है यहाँ पे, है ना, इससे जुड़ेगा तो 3n हो जाएगा ये, है ना, ये 3n हो जाएगा।
और इससे अंड कोशिका से जो जुड़ेगा एन से एन, तो ये 2n हो जाएगा, यानी ये भ्रूणकोश हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो बीजांड होता है, यहाँ पर जो बीजांड होता है, उस बीजांड के अंदर आप समझ सकते हो, जैसे मान लो ये बीजांड है और बीजांड के अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ऊपर, बीच में द्वितीयक केंद्र होता है और नीचे अंड कोशिकाएं, है ना, सहायक कोशिकाएं होती है। अब जब पराग नलिका यहाँ से आती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो इसको पोरोगेमी कहते हैं, है ना, पोरोगेमी एंटर होती है, तो एक अंडक तो इससे जुड़ता है और एक अंड कोशिका से जुड़ता है। अब एन जुड़ेगा यहाँ पे, तो 3n हो जाएगा, और यहाँ पे n के साथ एक और n जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये जो 2n है ये तो बन जाता है अपने भ्रूणकोश, और ये बन जाता है भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोसेक, ये बंद। और इस प्रकार से इसको द्विदोहरा निषेचन कह रहे हैं, 2 बार निषेचन हो रहा है, और त्रिशल्यन कह रहे हैं इसको। ठीक है, और ये नवाशिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्रभाविता का उदाहरण सहित समझाइए। ये सप्रायिकता नहीं है, कोडोमिनेंसी। सप्रभाविता में क्या होता है, जैसे मनुष्य का ब्लड ग्रुप, जैसे माता से O ब्लड ग्रुप आ रहा है, पिता से A आ रहा है, तो उसका एलील निकालेंगे तो क्या आएगा, किसी में O आएगा, किसी में AB आएगा, B आएगा, या O कुछ भी आ सकता है। तो सप्रभाविता का मतलब है कि 2 गुणों का साथ साथ प्रकट होना सप्रभाविता कहलाता है ना। जैसे कोई वाइट कलर की काऊ है और एक ब्लैक कलर की काऊ है, उनका क्रॉस करवाया तो देखा कि हमें चितकबरा कलर प्राप्त होता है, यानी होलिस्टन जो गाय है उसका कलर देखो कि रोम्बस कलर है। रोम्बस का मतलब है चितकबरा, आधा वाइट और आधा ब्लैक। तो ये सप्रभावी यानी गुणों का साथ साथ प्रकट होना। जबकि प्रभाविता के नियम में क्या कहा गया था कि प्रभावी गुण प्रकट होगा, अप्रभावी नहीं होगा। मेंडल का नियम का खंडन करता है ये सप्रभाविता, क्योंकि गुण साथ साथ प्रकट हो रहे हैं। तो ये आप दे सकते थे, है ना, एक वाइट काऊ और ब्लैक काऊ, F1 पीढ़ी में चिकबरा कलर प्राप्त होगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, बायोरिएक्टर का नामक की चित्र बनाइए। तो बायोरिएक्टर के अंदर बहुत सारे जल के पोषक चक्र को समझाइए। पोषक चक्र को आपको पता होना चाहिए कि पोषक चक्र किसे कहते हैं, कि एक पारितंत्र के अंदर बहुत सारे पोषक चक्र होते हैं। तो जैसे कि एक सल्फर चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है। जैव रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पोषक चक्र के अंदर जैव रासायनिक चक्र की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सल्फर चक्र है, फास्फोरस चक्र है। तो फास्फोरस को आप देख सकते हो कि पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे महत्व है, जैसे जीन चिकित्सा है। जीन चिकित्सा के द्वारा जीनों को चेंज कर सकते हैं हम, पादप के अंदर चेंज करके। देखना, हमने बीटी कॉटन बनाई है। ये मनुष्य के अंदर भी एडीए जीन का स्थानांतरण करके हमने सिकल सेल एनीमिया मतलब थैलेसीमिया रोग, जैसे रक्त की कमी है, जैसे वो समाधान हम भ्रूणावस्था में कर सकते हैं, है ना। और जैसे देखो आणविक निदान के अंदर, है ना, इंसुलिन निर्माण के लिए ह्यूमुलिन बनाया। तो ये 3 पॉइंट लिखते हैं, इसमें वर्णन कर दे तो मैं आपका सही था। तो जैव प्रौद्योगिकी का महत्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका मध्यवर्ती तथा प्रतिरक्षा मध्यवर्ती तंत्र में अंतर लिखिए। तो यानी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा और ये दूसरी जो है CMIS और AMIS, इसका क्या, जैसे कि आप लिख सकते हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा में क्या लिखते हैं कि T कोशिकाएं माध्यिक प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, और उधर जो है AMIS के लिए क्या होती है, तो यहाँ पे B कोशिकाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है। यानी, है ना, जो CM यानी C का मतलब है सेल और A का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो तरल माध्यिक प्रतिरक्षा है उससे संबंधित है। ये ह्यूमरल भी कहते हैं इसको, या इसको संचारी भी कहते हैं। इसके 2-3 नाम है, तो आपको हिंदी में याद रखना है इसका कि कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा व तरल माध्यिक प्रतिरक्षा में अंतर कर सकते थे आप कि ये T कोशिका से संबंधित है सेल वाली, और वो जो है AMIS जो है ना, ये वाली आपके B लिम्फोसाइट से संबंध जिम्मेदार है इसके लिए। दूसरा लिख सकते थे कि ऐसे कोशिकाएं
मतलब कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा में दूसरा क्या हो जाएगा कि ये कोशिकाएं ऐसे पदार्थों का स्त्राव करती है जो लक्ष्य कोशिका की कोशिका कला को गोल कर इसमें छिद्र उत्पन्न कर देती है, करके नष्ट कर देती है। मतलब कोशिका के अंदर छिद्र कर देगी और अंदर चली जाएगी और स्त्राव कर देगी और उसको मार देगी, जीवाणु को, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो AMIS, तो इसमें प्रविष्ट होने वाली विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न बीटा लिम्फोसाइट होते हैं जो नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं कि अंदर जाने का काम नहीं, इतना कुछ नहीं। बाकी कोशिका कला को पार करने वाली कौन है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा के अंदर क्या होगा कि सक्रिय लसिका कोशिकाओं से लिम्फोकाइंस नियमनकारी प्रोटीन मुक्त किए जाते हैं, जबकि इधर कौन से किए जाते हैं, तो इधर कोई प्रकार के प्रोटीन नहीं किए जाते, यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है डायरेक्ट। दूसरी बात है कि कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा किससे संबंधित है, तो तपेदिक है, कैंसर है, कोढ़ है, ऐसे रोगों में की जाती है। जबकि ये जो AMIS जो प्रतिरक्षा है ये टिटनस है, जुखाम है, चेचक है, खसरा है, हैजा आदि रोगों की रक्षा करती है। तो ये आप अंतर लिख सकते थे, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं और DNA के कुंडलन को पैकेजिंग समझाइए, DNA कुंडलन के पैकेजिंग को समझाइए। तो न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो DNA के अंदर 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, DNA की जो लंबाई है उसको कम करने के लिए उसकी पैकेजिंग करते हैं, इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और है ना, यहाँ पे 5 H1A, H2B, H2A, H3, H4 ऐसे 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जो H1 तो लिंकर होता है, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से जोड़ने का काम करता है, और जो H2A, H2B, H3, H4 जो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं और इसके चारों तरफ 1 से 3/4 कुंडलन करता है, मतलब जो कौन, अपना DNA, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें, ये जैसे मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है H2, है ना, H2A, H2B, है ना, H3 और H4, तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कि ये जैसे कि यहाँ से आया, इस प्रकार से ये कुंडलन करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, वापस ऐसे निकल के, तो 1 से 3/4 कुंडलन करता है, ठीक है। और फिर आगे वाले में चला जाएगा और यहाँ पे होता है H1, ये क्या करता है, यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, तो ये न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुलेखन किसे कहते हैं। अनुलेखन का मतलब है DNA से RNA का निर्माण होगा। क्या होगा अनुलेखन में, DNA है और DNA से क्या बन जाएगा, RNA, इसको बोलते हैं अपन अनुलेखन, है ना। नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, तो मैंने अच्छे से समझा रखा है। जैसे ये DNA लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, DNA लिया, ये इस प्रकार से, ये आप बता रहा हूँ आपको, ये DNA लिया आपने, ठीक है। DNA को पहले खोला आपने, तो ऐसे चिमटे के आकार में खोल दिया आपने ऐसे, है ना। फिर इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ टोपो आइसोमरेज और हेलिकेज एंजाइम यूज़ करेंगे हम, है ना। और हेलिकेज एंजाइम इसको खोल देगा ऐसे, फिर यहाँ पे नया एक mRNA बन जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, है ना। इसको हेटेरोन्यूक्लियर RNA कहते हैं। और ये हेटेरोन्यूक्लियर RNA के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, इंट्रॉन, एक्सोन। तो इंट्रॉन को हम क्या करेंगे, एक्सोन को यहाँ पे रखेंगे और इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे, क्यों, क्योंकि इंट्रॉन एक बाधा है। और इस प्रकार से ये केंद्रक में सारी क्रिया होती है और फिर ये हेटेरोन्यूक्लियर RNA ये कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर कोशिका द्रव के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी क्रिया मैंने समझा रखी है आपको। नेक्स्ट हम बात करें आनुवंशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं और पुनर्योजक DNA निर्माण की तकनीकों को समझाइए, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट DNA तो रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है, आपको पता है कि एक वांछित DNA लेंगे, सबसे पहले वांछित DNA लिया जैसे ये, उसके बाद हमने एशेरिया कोलाई लिया, इसका जो ये प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड के साथ इसको हमने जोड़ दिया, है ना, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। ये क्या बनेगा, हमारा पुनर्योजक DNA बनेगा, है ना। इस प्रकार से इसको समझाना था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि बहुत सरल है। तो आज के लिए इतना ही, ये बड़े प्रश्न आ गए, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको वैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या होती है। इसमें एनोड कैथोड लगे होते हैं, एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर एक एगारो जेल भरा होता है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन और एनोड व कैथोड लगाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ खांचे बनाते हैं ऐसे, और खांचों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा वैक्यूम पंप से थोड़ा सा वीर्य वगैरह जैसे कि बालों का है या कुछ भी पदार्थ ले लेते हैं जो अनुवंशिक मतलब जो हम कह सकते हैं जीव द्रव्य, और उसका क्या कर सकते हैं हम, फिर आगे वो उसमें DNA अगर चलेंगे, फिर जब भी हम आवेश प्रवाहित करेंगे उसके अंदर,
तो डीएनए गति करेंगे तो उसमें फ्रिंजें प्राप्त हो जाएगी हमें, और उन फ्रिंजों को हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ले लेंगे और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को समझा सकते हैं। तो 3 प्रकार से होता है डीएनए का। क्या होता है, ब्लॉटिंग करना पड़ेगा आगे, तो सरंध्र ब्लॉटिंग, उसके बाद आरएनए का नरंध्र ब्लॉटिंग, और प्रोटीन का क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। तो ये आपने समझा। तो इतने सारा था ये स वाला पार्ट था आपका। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ये द वाला पार्ट भी हो गया पूरा आपका, मतलब आपका पेपर यही था, समाप्त हो गया। और आज के लिए इतना ही। ओके सभी को।